हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं पीटी 365 पॉलिटी की विजन आईएएस की। इसमें हम लोग के जितने भी हैं अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 सारे आपके जितने भी पॉलिटी के टॉपिक्स हैं इसमें कवर हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, अगर आपने साल भर करंट नहीं भी पढ़ पाए हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से लगभग। तो अब हम देखेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि समझाने के साथ साथ आपको याद भी करा दिया जाए क्लास में ही। तो हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक देखा था, अब सेकंड देखते हैं अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल का फिर से विस्तार किया है। ये आयोग के कार्यकाल में 24वां विस्तार है। देखिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने क्या है, जो जस्टिस रोहिणी आयोग है, ठीक है, इसको नाम याद रखिए, उनके कार्यकाल का विस्तार किया है। और ये कौन सा 14वां विस्तार है। अब इस आयोग को 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मतलब इनका जो टाइमिंग है रिपोर्ट देने का वो बढ़ाते गए हैं। अब ये इस 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देंगे। इस आयोग का गठन ओबीसी के उप वर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रोहिणी आयोग जो है जस्टिस रोहिणी आयोग क्यों बना था, तो जो ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास, उनके उप वर्गीकरण, उनका सब कैटेगराइजेशन करना, मतलब उन्हें और उसमें बांटना वर्गों में, ठीक है, उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसकी जांच के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखें कि जस्टिस रोहिणी आयोग किस लिए था। अब देखते हैं अन्य संबंधित तथ्य। चलिए पहले साइड वाला देख लेते हैं। ओबीसी आरक्षण की पृष्ठभूमि 1953 में बना था। कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1953 में कालेलकर की अध्यक्षता में। ठीक है, फिर 1979 में बना था बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बीपी मंडल याद रखिए, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में। 1992 में, देखिए 1992 में आर्टिकल 16(4) का 4 जो क्लॉज है के तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो 1992 में इनको 27%, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनको 27% आरक्षण दे दिया गया। फिर 1992 में इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया। देखिए कल हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, क्रीमी लेयर के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, कि मतलब इस शब्द का फर्स्ट यूज़ किसने किया था, सतनाथन आयोग ने 1971 में इसका यूज़ किया था। ठीक है, और जो इंदिरा साहनीवाद है उसके बारे में बताया गया था कि 50% से ज़्यादा सीमा नहीं होनी चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण ना हो, ठीक है, आरक्षण समान और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए हो। तो ये इंदिरा साहनीवाद के बारे में बताया गया था इधर। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो बता दी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखा कि कैसे कैसे विकास हुआ। ठीक है, पहले बना काका कालकेकर, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। फिर उनको 27% आरक्षण दिया गया 16 क्लॉज 4 में। उस फिर 1992 में आया इंदिरा साहनी वाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया। ठीक है, और अभी कौन सा आयोग है, जस्टिस रोहिणी आयोग है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। एनसीबीसी, देखिए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे एक संवैधानिक निकाय, संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B जोड़कर बना दिया गया। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है, 102। ठीक है, 103 किस बारे में था, हमने पढ़ाया था आपको, हमारा ईडब्ल्यूएस रिलेटेड था। तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे एक संवैधानिक निकाय, ठीक है, संवैधानिक निकाय बना दिया गया। ठीक है, अब इसका संविधान में वर्णन है। और क्या, एक नया आर्टिकल 338B जोड़ा गया। ये याद रखिए कौन सा आर्टिकल है। एनसीबीसी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, तो इसको क्या है, जो एनसीबीसी है उसको एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था अधिनियम 1993 उसके अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। इसके सदस्य देखिए, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो टोटल 4-5 लोग हो गए, याद रखिए। ठीक है, 5 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। नियुक्ति कौन करता है इस आयोग की, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल, आयोग के सदस्यों के लिए सेवा शर्तों और कार्यकाल को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो इनकी जो सेवा शर्तें हैं, कार्यकाल है, वो कौन अधिसूचित करता है, वो जो सामाजिक न्याय अधिकार एवं अधिकारिता मंत्रालय है वो करता है। कौन सा आर्टिकल है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इससे संबंधित तथ्य। इस आयोग का गठन 2017 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत किया गया। ठीक है,
मतलब ये जो आयोग है इसका गठन 2017 में, याद रखिए, संविधान संशोधन के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति को आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। देखिए, ये जो आयोग है जस्टिस रोहड़ी आयोग, इसका गठन 2017 में हुआ था, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूंगी। आर्टिकल 340 क्या है? वो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनकी स्थिति की जांच के लिए राष्ट्रपति को आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो राष्ट्रपति क्या है, अ, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनकी स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है। 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, जो हमारा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने ओबीसीज को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो 2015 में जो एनसीबीसी है उसने क्या है, जो ओबीसी है उनको 3 श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। एक पहला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इसको ग्रुप ए में रखा गया। इसमें वे समुदाय शामिल होंगे जो ओबीसीज के भीतर भी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। मतलब ऐसे वर्ग शामिल होंगे जो मतलब ओबीसी के अंदर आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं उनके अंतर्गत ओबीसी। इसमें आदिवासी जनजाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजातियाँ शामिल है जो अपने पारंपरिक व्यवसायों से जीवन यापन करती हैं, ठीक है। पहला हमारा एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। दूसरा है अधिक पिछड़ा वर्ग, मोर बैकवर्ड क्लास, जो ग्रुप बी में आ जाते हैं। इसमें वे व्यवसायिक समूह शामिल होंगे जो अपने पारंपरिक व्यवसाय के साथ जीवन यापन करते हैं, ठीक है, जो मतलब क्या है, अपना उनका क्या है, पारंपरिक व्यवसाय है। थर्ड आ जाएगा बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ग्रुप सी। इसमें वे वर्ग शामिल है जो तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ और उन्नत है। देखिए, इसमें भी ऐसे लोग हो सकते हैं ना जो बहुत पिछड़े हैं, जो कम पिछड़े हैं, तो इनको 3 में बांट दिया गया, ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास में, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनका जो मतलब स्थिति है वो थर्ड वाले की थोड़ी सही होगी, पहले वाले की ज़्यादा खराब होगी। न्यायमूर्ति रोहड़ी आयोग को सौंपे गए कार्य, मैंडेट क्या है? केंद्रीय ओबीसी सूची के संदर्भ में समुदायों या जातियों के बीच आरक्षण संबंधी लाभों के असमान वितरण के प्रसार की जांच करना। जो है नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण। तो इनको क्या काम सौंपा गया था, ठीक है, जो केंद्र की जो ओबीसी सूची है उसके संदर्भ में समुदाय जो है, जाति है, ठीक है, उनके बीच क्या है, देखना है कि जो आरक्षण संबंधी लाभों का असमान वितरण तो नहीं है, ठीक है, असमान वितरण के प्रसार की जांच करना। ओबीसीज के उप वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित तंत्र, मानक, प्रतिमान और मापदंडों को तैयार करना। तो इनका जो वर्गीकरण है वो वैज्ञानिक आधार पर हो, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित तंत्र हो। इनके मतलब इस तरीके से आपको इनको वर्गीकरण करना है। देखिए, एनसीबीसी के अनुसार 11 राज्यों संघ शासित प्रदेश जो हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण हेतु ओबीसी को उप वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो जो एनसीबीसी उसने जो 11 राज्य और संघ शासित प्रदेश जिनके आप देख सकते हैं, उसमें उनमें क्या है, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थान, जो राज्य सरकार के, देखिए उन्हीं में आरक्षण मिलता है, जो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थान हैं उनमें आरक्षण हेतु ओबीसी को बांटा है, ठीक है। अब एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसका, ठीक है। कौन सा आयोग है पिछड़े वर्ग के सब कैटेगराइजेशन करने के लिए, उनका उप वर्गीकरण करने के लिए? तो जस्टिस रोहड़ी आयोग है, ठीक है। इसका फिर से विस्तार किया गया है। पहले था कागा कालकेकर, फिर था बीपी मंडल, फिर उन्हें आरक्षण दे दिया 16(4) में, ठीक है, 16 क्लॉज 4 में। फिर इंदिरा साहनीवाद में आया क्रीमी की अवधारणा, ठीक है। और जो आर्टिकल 340 है वो इस आयोग के गठन का हमें वो देता है, ठीक है। 340 के तहत इस आयोग का गठन किया जाता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति मतलब जांच के लिए जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है आर्टिकल 340 के तहत, ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम से संवैधानिक निकाय बना दिया गया, 338B जोड़कर, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सेवा शर्तें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिसूचित करता है। इसको 3 में बांट दिया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में। अब देखते हैं स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है। देखिए, जो हम देख रहे थे स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण। देखिए, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने क्या है, उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसको ओबीसी को आरक्षण दिए बिना, मतलब नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है, कि मतलब आप जो अधिसूचना है नगर निकाय के चुनाव की वो
तुरंत जारी करें बिना ओबीसी को आरक्षण दिए। उपयुक्त निर्देश संविधान के अनुच्छेद 243 के प्रावधानों के आधार पर दिया गया है। तो ये जो निर्देश है, जो आर्टिकल 243 और यू है, उसके प्रावधानों के आधार पर दिया गया है। सेकंड, आर्टिकल 243 यू के अनुसार किसी नगर पालिका गठन करने के लिए चुनाव इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले संपन्न किया जाना चाहिए। इसमें आर्टिकल में दिया गया है कि किसी जो नगर पालिका है उसका गठन के लिए चुनाव जो मतलब उनका कार्यकाल है वो समाप्त होने से पहले संपन्न किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत उनसे कहा है कि उसकी अधिसूचना जारी कीजिए। न्यायालय ने कहा है कि जब तक कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ 2010 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई ट्रिपल टेस्ट शर्तों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्ग को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। तो न्यायालय ने कहा कि देखिए, जब एक जो वाद है कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ 2010, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई ट्रिपल टेस्ट शर्त है, ठीक है, उसको पूरा नहीं किया जाता, तब तक नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्ग को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। तो पहले ये टेस्ट की शर्तों को पूरा करना होगा। ये देखते हैं क्या है। ट्रिपल टेस्ट शर्तें निम्नलिखित हैं। प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष आयोग का गठन करेगी। जितने भी स्थानीय निकाय हैं उसमें क्या है, उन्हें देखना पड़ेगा ओबीसी का डेटा, ठीक है, पिछड़ेपन का डेटा, उसको एकत्र करने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, एक विशेष आयोग का गठन करेगी। आयोग के प्रस्तावों के अनुरूप आरक्षण का अनुपात निर्धारित किया जाएगा। तो आयोग जो प्रस्ताव देगा उसके अनुरूप क्या है, आरक्षण का अनुपात निर्धारित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में समग्र आरक्षित सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। टोटल जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रिपल टेस्ट की शर्तें हैं। इसमें क्या है कि उनका डाटा, ओबीसी का डाटा एकत्र करने के लिए एक विशेष आयोग बनाएगी सरकार, ठीक है। आयोग प्रस्तावों के अनुरूप मतलब आरक्षण का अनुपात निर्धारित करेगा, वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कोई राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो इसके किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव को कानूनी अवधि से अधिक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। मतलब मान लीजिए किसी राज्य ने ट्रिपल टेस्ट शर्तें पूरी नहीं की है। ट्रिपल टेस्ट शर्तें मतलब उनने कोई डेटा एकत्र नहीं किया है पिछड़ेपन का, ये सब, ठीक है। अगर ये सब काम नहीं किया है तो इसके लिए किसी मतलब जो स्थानीय निकाय है उसके चुनाव की जो अवधि है उसको अधिक स्थगित नहीं कर सकती, कराने पड़ेंगे आपको चुनाव। भारत का संविधान स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण का निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। जो संविधान है तो वो जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके लिए, SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। लेकिन क्या है, राज्य सरकार ओबीसी के लिए मतलब वो अपना निर्णय ले सकती है। तो यह ट्रिपल टेस्ट आपको पता चला क्या हुआ, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि आप ओबीसी को मत आरक्षण दीजिए, लेकिन अपने चुनाव की अधिसूचना तुरंत जारी करे यूपी। किसके तहत, आर्टिकल 243 यू के तहत, मतलब कि हमें पहले ही अब चुनाव कराने चाहिए नगर पालिका के, उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट की शर्तें पूरी नहीं की जाती तब तक आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी को। ट्रिपल टेस्ट क्या था कि उनका डेटा एकत्र करना है, ठीक है, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब, ठीक है। तो फिर एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे हम इसे। कौन सा इसमें आयोग बना, जस्टिस रोहड़ी आयोग, ठीक है। किस लिए बना, ओबीसी के वर्गीकरण के लिए। आर्टिकल 243 याद रखिए। आर्टिकल हमारा 338B याद रखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है। इसमें हमने देखा 3 वर्गों में उन्हें बांट दिया गया ओबीसीज को, और फिर हमने देखा ट्रिपल टेस्ट शर्तें क्या है, ठीक है। और 243 यू याद रखिए। तो कुछ आर्टिकल्स भी याद रखिए, बाकी का हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे बताइए, अगर आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है, तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।